गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डिमांड के कुछ बचे हुए पार्ट्स। लास्ट वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ डिमांड में कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने प्राइस डिमांड के बारे में देखा और उसके बाद में हमने इनकम डिमांड के बारे में देखा और इसके बाद हमने क्रॉस डिमांड के बारे में जाना था। आज हमारा जो चौथा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड का, उसमें हम देखेंगे नंबर 4 पॉइंट है हमारा सबसे पहले चौथे पॉइंट में हम जो चीज़ लेंगे वो होगा संयुक्त डिमांड। इसके साथ ही आगे सभी लिख लेते हैं व्युत्पन्न डिमांड। और लास्ट में है जो चीज़ आ रही है वो है मिश्रित या सामूहिक या मिश्रित मांग। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे डिमांड के, जिनमें हम ये टाइप्स ऑफ डिमांड के जो बाकी बचे हुए सभी चीज़ें हैं जो हम अध्ययन करेंगे इनका। तो लास्ट और चौथे पॉइंट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संयुक्त मांग की। संयुक्त मांग ऐसी मांग होती है जिसके अंतर्गत हम किन्हीं वस्तुओं की एक समूह में मांग करते हैं। तो समूह में मांग जब की जाएगी तो इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त मांग कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय यदि हमें बनानी है तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? वो सारी की सारी मांग क्या होगी? संयुक्त होगी, एक साथ होगी। जैसे कि इसमें चाय पत्ती, चीनी, ईंधन, दूध। तो चाय बनाने के लिए इन सभी की मांग क्या करनी होगी? हमें एक साथ करनी होगी। तो इस तरीके से हम इनको क्या कहेंगे? संयुक्त मांग। किसी एक चीज़ को तैयार करने के लिए एक समूह में बहुत सारी चीज़ें हमें क्या लेनी पड़ती है? खरीदनी पड़ती है, और ये मांग क्या होती है? संयुक्त मांग होती है। तो ऐसी मांग को हम क्या कहेंगे? संयुक्त मांग कहेंगे। इसके अलावा आप ये भी और भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिनमें हम क्या है? एक साथ किन्हीं चीज़ों को हम खरीदते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे व्युत्पन्न मांग। यानी जब हम कोई एक चीज़ प्रयोग में लेते हैं तो उसके कारण कुछ नई चीज़ों की मांग है वो अपने आप ही हो जाती है या बढ़ जाती है। तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग कहते हैं। यानी एक की वजह से अन्य और चीज़ों की मांग है जो बढ़ जाए, तो ऐसी मांग क्या होगी? व्युत्पन्न मांग, अपने आप ही। तो पहले का एग्जाम्पल इसमें ये होगा, हमने इसका एग्जाम्पल यहाँ लेंगे तो ये होगा जैसे कि कार और पेट्रोल। यदि आप कार खरीद रहे हो तो पेट्रोल तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो पेट्रोल की मांग है वो क्या है? व्युत्पन्न मांग है, ऑटोमेटिक ही है, वो अपने आप ही क्या है? वो हमें लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि स्कूटर आपके पास है तो स्कूटर पेट्रोल के बगैर नहीं चलेगा, तो पेट्रोल की मांग क्या है? व्युत्पन्न मांग है। तो इसी प्रकार से आप समझ रहे हैं कि ऐसी चीज़ों की मांग जिनमें कि हम एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ की अपने आप ही मांग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से वो मांग क्या हो जाती है? व्युत्पन्न मांग। यानी एक वस्तु की वजह से अन्य वस्तु की मांग है जो बिना कहे ही उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी वो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है? व्युत्पन्न मांग की होती है। इसके बाद में हम बात करें सामूहिक मांग, यानी सामूहिक या मिश्रित मांग। तो इसकी मांग है जो एक समूह में की जाती है। जैसे कुछ एक चीज़ें होती है एक चीज़ ऐसी होती है जिनसे आप क्या बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं चने की दाल की। दाल की मांग सामूहिक है। क्यों? क्योंकि इसको लोग समूह में इसकी मांग करते हैं। किस तरीके से समूह में? क्योंकि इससे समूह में कुछ चीज़ें तैयार की जा सकती है। जैसे कि नंबर 1,
मिठाइयाँ, मिठाइयाँ का मतलब है दाल की बेसन, ठीक है, बेसन बनता है दाल से, इस बेसन की मिठाइयाँ, बेसन, और दाल को आप वैसे भी सब्जी के रूप में काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप दाल का प्रयोग यानी अन्य एक साथ कई जगह प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए इसकी मांग क्या है, सामूहिक मांग इसे हम समझते हैं, कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा चौथा पॉइंट था जिसमें हम संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग का ये एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो कि जिन एक समूह के द्वारा जिसकी मांग की जा रही है, वो एक समूह में मांग की जा रही है, वो है ये दाल की है और यह मिश्रित मांग होगी। और एक व्युत्पन्न मांग है जो कि एक वस्तु लेने से दूसरी वस्तु की अपने आप ही मांग हो जाती है, वो है। और संयुक्त यानी एक साथ कई चीज़ों की मांग करते हैं अपन, वो क्या है, संयुक्त मांग है। तो इस तरीके से ये मांग के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं मांग तालिका की। तो मांग तालिका की यदि बात करी जाए तो हम ये देखेंगे कि दो प्रकार से मांग तालिका हम बनाते हैं। दो प्रकार है इसके मांग तालिका। पहली है व्यक्तिगत और दूसरी है बाजार। तो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा, वो है व्यक्तिगत का। नंबर 1 व्यक्तिगत। जब एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी वस्तु की मांग की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग कहते हैं। यानी एक व्यक्ति के द्वारा आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनकी मांग की जाएगी तो वो व्यक्तिगत मांग है, तो वो व्यक्तिगत मांग होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे कि राम एक व्यक्ति है जिसके द्वारा मांग की जा रही है किसी वस्तु की, प्राइस है, और ये राम व्यक्ति है जो विभिन्न क्वांटिटी में क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। जैसे कि किसी वस्तु की 100 रुपये कीमत है तो वो 500 इकाइयाँ खरीद रहा है किसी वस्तु की, लेकिन जैसे ही रेट बढ़ जाती है 200 रुपये हो जाती है तो उसकी 200 यानी कम कर देता है, ठीक है, मांग इकाइयाँ। यदि उस वस्तु की 300 इकाइयाँ, 300 रुपये इसकी प्राइस हो जाए तो उसकी मांग है वो 50 इकाइयों के रूप में कर रहा है। तो ये एक जने की मांग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग कहेंगे। और व्यक्तिगत मांग तालिका का ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम बात करें समूह मांग या इसको कहें बाजार मांग। तो बाजार मांग में हम एक से अधिक उपभोक्ताओं को लेते हैं। एक व्यक्ति नहीं होता है, उसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं यानी उपभोक्ता होते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ दर्शाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग तालिका इसका एग्जाम्पल है, आप समझोगे। तो हम बनाते हैं बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका। इसमें सबसे पहले हम एक प्राइस ले लेते हैं। इसमें व्यक्ति के नाम ले लेते, जैसे कि ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। बाजार मांग का एग्जाम्पल ये है। बाजार में एक से अधिक उपभोक्ता होते हैं तो हमने एक से अधिक उपभोक्ताओं को लिया है। जब एक से अधिक उपभोक्ता मांग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, बाजार मांग कहेंगे। आपने देखा कि हमने 3 उपभोक्ता लिखे हैं। प्राइस में लिखता हूँ किसी वस्तु का 10, 20, 30, 40। किसी वस्तु की ए व्यक्ति है, ये 100 इकाइयाँ डिमांड करता है। जैसे ही रेट बढ़ेगी तो मांग कम करेगा, ये 80 कर देता है। और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये और कम कर देता है, 60 कर देता है। और ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा कम कर देता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग क्या है, घटती है, ठीक है। ये मांग का नियम ऐसा ही है। और बी व्यक्ति है, इसकी मांग थोड़ी कम है, ये 50
10 रुपये पे 50 इकाइयाँ खरीदता है किसी वस्तु की, 20 पे और कम कर देता है, 30 जैसे कीमत बढ़ेगी और कम कर देता है, और ज़्यादा कीमत बढ़ेगी तो और ज़्यादा कम करता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो जिसकी डिमांड और भी ज़्यादा है, ये 500 इकाइयाँ खरीदता है, 10 रुपये पे 500 इकाइयाँ खरीदता है, 20 रुपये पे वो 400 इकाइयाँ खरीदता है, 30 रुपये पे वो 300 इकाइयाँ खरीदता है, 40 रुपये पे वो 200 इकाइयाँ खरीदता है। इस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग उपभोक्ता की मांग भी क्या अलग अलग होती है। तो बाज़ार में इन सभी को इकट्ठा करके जोड़ करके यहाँ हम लिखेंगे तो बाज़ार मांग तालिका हो जाएगी। तो बाज़ार में एक से ज़्यादा उपभोक्ता होते हैं, उन सब की मांग को हम जोड़ लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, बाज़ार मांग हो जाती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, तो इसमें आप देखेंगे तो सबका योग कर लेते हैं, 100, 50 और ये 500 हो गए, ये 650 हो गए हैं, 400 और ये हो जाएंगे 520, 300 और ये दोनों 90 हो जाएंगे, 390, 200 इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 60 और 260। तो आपने देखा बाज़ार मांग है, तो जैसे जैसे रेट बढ़ेगी मांग हमेशा ही घटेगी, ठीक है, चाहे वो व्यक्तिगत मांग हो चाहे वो बाज़ार मांग हो। जैसा कि आप देख रहे हो यदि व्यक्तिगत मांग है तो इनका योग भी घटता हुआ आएगा, जैसे कि 650 है 10 रुपये पे, 20 रुपये पे 520 हो गया है, 30 रुपये पे 390, यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग घटती है। तो मांग तालिका आपने समझी है, जिसमें क्या दिखाया गया है, एक व्यक्ति की मांग तालिका को दिखाया गया है। इसके अलावा जब समूह में बहुत सारे लोगों की मांग को दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाजार मांग तालिका कहते हैं। तो ये बाजार मांग तालिका है और ये व्यक्तिगत मांग तालिका है। तो इसमें सभी की अलग अलग मांग है, इसमें थोड़ा सा अंतर दिखेगा। तो इसमें एक ही व्यक्ति की मांग है और ऑल ओवर इनका डायग्राम जो बनेगा वो बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ ही बनेगा, क्योंकि हम बात करते हैं कि जब भी किन्हीं दो टॉपिक के बीच में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होने की कंडीशन में हमेशा ही डायग्राम बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ बनेगा। यहाँ आप देख रहे हो प्राइस और ये इन व्यक्तियों की मांग या कुल जो मांग है इनके बीच में विपरीत संबंध आ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसी को विपरीत संबंध कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन होता है, एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में क्या होगा, डिक्रीज होगा, दूसरा टॉपिक में। इसी प्रकार से इसमें आप देख रहे हो एक टॉपिक हमारा है प्राइस और दूसरा हमारा टॉपिक है क्वांटिटी ऑफ राम, ठीक है, इसके राम के द्वारा जो डिमांड की जा रही है क्वांटिटी में वो है। तो इसकी जैसे से प्राइस में इंक्रीज होगा यानी वृद्धि होगी तो इसकी क्वांटिटी में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। तो दोनों में कैसा संबंध है, नेगेटिव, यानी एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिलेशन कहते हैं, ऋणात्मक संबंध कहते हैं। और जब किन्हीं दो टॉपिक के बीच में चाहे मांग और कीमत के मध्य या कोई भी चीज़ हो, जब नेगेटिव रिलेशन होगा, नकारात्मक संबंध होगा, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, ऐसा रिलेशन देखने को मिले, वो कंडीशन हमेशा ही डायग्राम की कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, यानी बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ वक्र होता है। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ मांग वक्र का। तो इस तरीके से जो इन आंकड़ों के आधार पे हम जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसा होगा, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ मांग वक्र, मांग वक्र। मांग वक्र कैसा होता है, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ। क्यों होता है इसका आकार ऐसा, क्योंकि कीमत और मांग के मध्य कैसा संबंध होता है, विपरीत। जैसे कि हमने यहाँ डी मांग वक्र लिखा है, इसमें ए और बी दो संतुलन बनाए हैं हमने, इधर कीमत लिखते हैं और इधर लिखते हैं मांग। ए बिंदु हमें क्या बताता है कि इस कीमत पर ये मात्रा मिल रही है, ठीक है, यानी ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा है जो अभी मिल रही है। लेकिन जैसे कीमत घटती है, बी बिंदु ये बताता है, यानी कीमत OP1 हुई तो मांग मात्रा क्या हो जाती है, OQ1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जैसे कीमत में कमी होती है मांग बढ़ जाती है। तो इसी कारण से जो ये वक्र है ये कैसा होता है, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ बनता है। यदि आप दूसरा एग्जाम्पल यदि आप समझना चाहो तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, किसी वस्तु की प्राइस और क्वांटिटी लिख के दिखाता हूँ, जिसमें आप समझ पाओगे कि ये किस तरीके से ये
ये क्वांटिटी मांग के रूप में है। किसी वस्तु की 10 रुपये कीमत है, 10 से 20 हो जाती है तो मांग है जो 500 से 200 हो जाती है। हम ये एक आंकड़ा लिया है हमने, इसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि बाएं से दाएं और गिरता हुआ कैसे होता है। तो हमने एक एग्जांपल और लिया है जिससे आप देख के समझ पाओगे कि इनके द्वारा डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम OX OY खींचते हैं और इन्हीं जो दो मैंने आंकड़े लिए हैं इनके आधार पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले OX और OY, इधर मांग मात्रा और इधर कीमत, एक एक चीज़ हमने दोनों में लिख दी। प्राइस इधर है, क्वांटिटी इधर है। प्राइस 10 और 20। अब आप देखिए इधर प्राइस 10 और 20 या ये 200 और 500 के रूप में। तो मैं यहाँ आंकड़े लगाता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ ये है 200 से स्टार्ट कर देते, 200 यहाँ कर देते हैं 400, 200, 400 और ये इधर है 600। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा 500, इसका हाफ हो जाएगा 300 और इसका हाफ हो जाएगा यहाँ से 100। इधर कर देते हैं 10 और यहाँ कर देते हैं 20। समान अंतर होना चाहिए सभी में। तो हमारे पास ये आंकड़े, इनके आधार पे हम क्या बना रहे हैं, ये मांग वक्र बना रहे हैं। आप देखेंगे अभी इसमें कि किस तरीके से बनता है। सबसे पहले 10 पर क्या मांग है, 500 इकाइयाँ हैं, तो 10 के ऊपर और 500 के सामने। ठीक है, इस तरीके से एक बिंदु बनाएंगे हम जो इसके सीध में होना चाहिए, बिल्कुल 10 के सामने और 500 के ऊपर। ठीक है, ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। उसके बाद में जब कीमत बढ़ जाती है 20 तो मांग घट जाती है। तो जैसे कीमत बढ़ी ये तो मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 200 हो जाएगी। तो 200 के ऊपर और यहाँ 20 के सामने, इस तरीके से एक पॉइंट बनाएंगे हम। अब ये जो दो पॉइंट बने हैं हम क्या करेंगे, इनको दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बना है ये क्या है, मांग वक्र है। और इन दोनों बिंदुओं को नीचे दोनों साइड में यूं भी मिलाना चाहिए हमें, और इधर दोनों साइड में मिलाना चाहिए। ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से, इसको A और B नाम देता हूं मैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बना है वो क्या है, मांग वक्र है। तो इस तरीके से मांग वक्र का निर्माण कर सकते हैं। तो जब दो बिंदुओं के बीच में या दो टॉपिक के बीच में, जैसे कीमत और मांग दो टॉपिक हमारे, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। जब भी नेगेटिव रिलेशन आता है तो डायग्राम हमेशा कैसा बनता है, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ बनता है। उन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बना है वो मांग वक्र है। इस तरीके से तो आप मांग वक्र इस तरीके से बना सकते हो। और जब भी कोई दो टॉपिक आपके बीच में ऐसे आते हैं जिनमें नेगेटिव रिलेशन हो, यानी एक घटता है दूसरा बढ़ता है, तो उस कंडीशन में आप सीधा डायग्राम सीधे ही बना सकते हो। इस तरीके से आपको अलग से ये आंकड़े पूरे डिटेल से देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे मांग वक्र बना सकते हो। इस तरीके से OX OY खींचना है आपको और इस तरीके से मांग वक्र बना सकते हो। इसका मतलब ये होता है जब बाएं से दाएं और गिरती कोई रेखा होती है, इसका मतलब ये इधर और इधर जो चीज़ें हमने दर्शाई है इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ये विपरीत संबंध है। इधर कीमत और मांग हमने दर्शाई तो ये विपरीत का मतलब ये इधर यदि घटेगा तो ये बढ़ेगा, यदि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, तो ऐसा संबंध क्या है, विपरीत संबंध कहलाता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि ये जो मांग तालिका क्या होती है, मांग तालिका की सहायता से मांग वक्र का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.